हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कक्षा 8 के 5 पार्ट 3 भारत में कंपनी राज्य का विस्तार का पाठ मैं लेकर आया हूं। ये आपका थ्योरी क्लासेस रहने वाला है और इस चैप्टर से भी आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम प्लस यूपी टेट एग्ज़ाम में आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो इस पार्ट को भी आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जब तक कि आपको पूरी जानकारी मिल न जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो साथी चैनल पर नया है वह चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा टॉपिक है भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, पार्ट 3, क्लास 8। क्लास ये 8वीं की किताब है, ठीक है। जिस समय अंग्रेज भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसी समय दक्षिण भारत के मैसूर, हैदराबाद तथा मराठा राज्य के शासक आपसी युद्ध में व्यस्त थे। देशों के शासक प्रायः अपनी सीमा के विस्तार या उत्तराधिकारी के लिए संघर्षरत थे। जो राजा या शासक अपने को कमज़ोर समझते, वे अंग्रेजों के शरण में चले जाते। जो शासक अंग्रेजों से मदद मांगने के लिए जाते, उन्हें अंग्रेज सैनिक मदद देते। अंग्रेज बदले में उस व्यक्ति से जीते हुए राज्य का कुछ भाग्य व अन्य रियायतें लेते। भारतीय शासक अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए। अंग्रेज लगभग 90 वर्षों यानी कि 1764 से 1856 ईस्वी तक भारत के अधिकांश हिस्से पर राज्य करने लगे, ठीक है। फिर अंग्रेजों ने विभिन्न नीतियों के अंतर्गत, जैसे वेल्जली की सहायक संधि नीति, डलहौजी का विलय नीति, कुशासन का आरोप लगाकर राज्य हड़पना, युद्ध में पराजित करके शासकों से लाखों रुपए वार्षिक लेना व फूट डालो और राज करो जैसी कूटनीति के जरिए भारत के राज्यों को कंपनी राज्य में मिलाया। अब मैसूर को कैसे उसने कब्जा किया, ये देखते हैं। इसको मैसूर में विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात ही मैसूर राज्य ने अपनी स्वाधीनता को बनाए रखा था। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हैदर अली ने मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में कार्य प्रारंभ किया। ये हैदर अली हैं, ठीक है। शीघ्र ही वह अपनी कुशाग्र बुद्धि द्वारा सेना में उच्च पद तक पहुंच गया। 1761 ईस्वी में उसने मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। उसने बिदनूर, सूदा, सेदा, कन्नड़ और मालाबार के इलाकों को जीत लिया। मालाबार की जीत से हैदर अली की सत्ता का समुद्र तट तक विस्तार हो गया। इससे अंग्रेजों का आशंकित होना स्वाभाविक था। दोनों के मध्य संघर्ष अवश्यंभावी हो गए था। अतः 1767 से 1799 ईस्वी के मध्य मैसूर व अंग्रेजों में निम्नलिखित 4 युद्ध हुए। और सबसे पहला युद्ध हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1767 से 1769 तक चला था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध निजाम, मराठों और कर्नाटक के नवाब का एक सम्मिलित मोर्चा बनाया, किंतु हैदर अली विचलित नहीं हुआ। उसने मराठों को धन देकर तथा निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। इसके पश्चात उसने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। 1.5 वर्ष तक युद्ध होता रहा। हैदर अली ने मद्रास, चेन्नई को घेर लिया। 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हैदर अली तथा अंग्रेजों के मध्य संधि हो गई। इस संधि के द्वारा जीते हुए प्रदेशों को एक दूसरे को लौटा दिया गया तथा विपत्ति में एक दूसरे की सहायता करने का वचन भी दिया गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। लोग मानचित्र में देख सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में भारत कैसा था, उसकी स्थिति कैसी थी। तो 18वीं शताब्दी में भारत की सबसे पहले यहाँ से देखिए, ऐसे चिन्ह वाले मराठा राज्य थे। तो जी, ये जो ऐसे चिन्ह हैं, जो इस प्रकार के चिन्ह हैं, ये सब मराठा राज्य थे, ठीक है, ठीक है। ये सब मराठा राज्य थे, ठीक है। और आगे फिर है, ये इस प्रकार के चिन्ह वाले परवर्ती मुगल राज्य थे। इस प्रकार के चिन्ह वाले परवर्ती मुगल राज्य थे। और इस प्रकार के चिन्ह वाले ये आपका फारसी साम्राज्य थे, ठीक है। फारसी साम्राज्य थे, ठीक है। ये परवर्ती मुगल राज्य और ये मराठा राज्य और ये फारसी साम्राज्य थे, ठीक है। तो इसमें आप लोग इस फोटोग्राफ्स को, इस पिक्चर को, इस पेज को आप लोग पॉज करके देख सकते हैं कि मराठा राज्य के कहाँ से कहाँ तक फैला था और परवर्ती मुगल राज्य और साथ ही साथ फारसी साम्राज्य, फारसी सीमांत कहाँ तक फैला था, ठीक है। तो एक मैप के माध्यम से दर्शाया गया है, ठीक है। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जो कि 1780 से लेकर 1784 के बीच चलता है।
1771 ईस्वी में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया, परंतु 1769 ईस्वी में हैदर अली व अंग्रेजों के मध्य हुई संधि के अनुसार अंग्रेजों ने हैदर अली की सहायता नहीं की। इससे हैदर अली ने निजाम तथा मराठों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाया। जुलाई 1700 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को पराजित कर अरकाट जीत लिया। इसी बीच अंग्रेजों ने निजाम तथा मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया। हैदर अली ने इस स्थिति का सामना किया, परंतु नवंबर 1781 ईस्वी में वह पराजित हुआ। 1782 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया। 6 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई और हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने राज्य का उत्तराधित्व संभाला। टीपू ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा। अंत में दोनों पक्षों में मार्च 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि हुई और दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रांत लौटा दिए। ठीक है, अब उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और यह युद्ध आपका 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक चलता है। और ये फोटोग्राफ में देख सकते हैं, ये टीपू सुल्तान है। ठीक है, तो अंग्रेजों का मैसूर के विरुद्ध तीसरा टकराव 1790 ईस्वी में हुआ। टीपू कोचीन रियासत को अपने अधीन मानता था। त्रावणकोर के महाराजा ने डचों से कोचीन रियासत में स्थित जयकोट तथा क्रागानूर मोल लेने का प्रयत्न किया था, जिसके कारण टीपू ने आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने त्रावणकोर के राजा के पक्ष में टीपू पर आक्रमण किया। अंग्रेजी सेना वेल्लोर तथा अंबूर से होती हुई बंगलौर तक पहुंच गई, जिससे उसने मार्च 1791 ईस्वी में जीत लिया। अंग्रेजी सेना श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गई। अंग्रेजों ने कोयटम्बूर भी जीत लिया, परंतु शीघ्र ही वे पुनः उसे हाथ से खो बैठे। मराठा तथा निजाम की सहायता से उन्होंने पुनः श्रीरंगपट्टम की ओर चढ़ाई की। टीपू ने इसका कड़ा विरोध किया। जब टीपू ने देखा कि युद्ध जारी रखना असंभव है, तो उसने 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टम की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार उसे अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। इसके अंतर्गत अंग्रेजों को बारामहल, डिंडीगुल तथा मालाबार मिला। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में भी देना पड़ा। युद्ध के इस दौर में टीपू की बहुत क्षति हुई। वह अपने राज्य को पूर्णतः समाप्त होने से कठिनाई से ही बचा पाया। इस साला सो 2 घंटा से कुछ ना हो जात रहा। फिर उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जो कि 1799 ईस्वी में हुआ। और 1798 ईस्वी में भारत में लॉर्ड वेल्लेस्ली आया, जो एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। लॉर्ड वेल्लेस्ली ने देसी राजाओं को अपने अधीन करने की योजना बनाई। उनकी यह योजना सहायक संधि के रूप में जानी गई। सहायक संधि के रूप में कही जाती। वेल्लेस्ली ने यह निश्चय किया कि या तो टीपू का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए अथवा उसे अपने अधीन बना लिया जाए। इसके लिए उसने टीपू सुल्तान पर यह दोष लगाया कि वह निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है और विभिन्न देशों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध व्यवहार कर रहा है। ये सभी आरोप उसके उद्देश्य पूर्ति के लिए पर्याप्त थे। अप्रैल 1799 ईस्वी में उसने टीपू के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया और मई 1799 ईस्वी को अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम का दुर्ग जीत लिया। टीपू बहादुरी के साथ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ और मैसूर पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया। आखिर 1799 ईस्वी में अंग्रेजों ने 4 युद्ध करने के बाद मैसूर पर इसने पूरी तरीके से अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ठीक है, और ये देखिए लॉर्ड वेल्लेस्ली है, जो कि रेजिमेंट राज्य पर भ्रमण करते हुए एक फोटोग्राफ्स है। और सहायक संधि में क्या हुआ इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सहायक संधि में क्या क्या डिसीजन हुआ, क्या क्या किया गया। सहायक संधि के अंतर्गत देसी राजाओं पर यह दबाव डाला गया कि वे अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाए और उसके बदले में अंग्रेजी राज्य उनकी आंतरिक सुरक्षा एवं बाह्य शक्तियों से रक्षा करने का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ सहायक संधि में कि इस संधि को स्वीकार करने वाले शासकों को कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना था। इन शासकों को अपने खर्च पर अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी।
खर्च वहन न कर पाने की स्थिति में अपने राज्य का कुछ भाग कंपनी को देना पड़ता था। कंपनी की अनुमति के बिना उन्हें किसी से भी युद्ध अथवा सीधे संधि करने का अधिकार नहीं था। उन्हें अपनी राजधानी में कंपनी सरकार का रेजिमेंट रखना पड़ता था जो राज्य पर निगरानी रखता था। इस नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने मैसूर, तंजौर, सूरत, कर्नाटक तथा हैदराबाद पर कब्जा किया था। ये सहायक संधि की रूल एंड रेगुलेशन थी उस समय के राजाओं पर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद दक्षिण भारत के इतिहास में टीपू का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। उसने अपनी वीरता, साहस तथा आत्माभिमान को कहीं भी नहीं छोड़ा और वेलजली की सहायक संधि का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। उसकी एक प्रिय उक्ति थी, एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। इसी उक्ति का पालन करते हुए श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद मराठों से संघर्ष हुआ अंग्रेजों का, और मुगल साम्राज्य की पतनावस्था में मुगलों को केंद्रीय सत्ता निर्बल तथा प्रभावहीन हो चली थी। उधर मराठा संघ, जिसमें नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर तथा ग्वालियर के सिंधिया मुख्य सरदार थे, जिनका प्रमुख पेशवा होता था, ने उत्तर भारत की ओर अपना प्रभाव विस्तृत कर लिया था। परंतु अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने, जो भारत पर अधिकार करना चाहता था, मराठा संघ की सेनाओं को सन 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित किया, जिससे मराठा शक्ति बहुत ही क्षीण हो गई। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के द्वारा हमले के द्वारा मराठों के प्रमुख नेताओं का ध्यान अब पूना यानी कि पुणे पर केंद्रित होने लगा और पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री पद पाने के लिए उनमें आपसी होड़ होने लगी। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि अंग्रेजों को मराठा सरदारों के आपसी कलह का लाभ उठाने का अवसर मिल गया। सन 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उसका भाई नारायण राव पेशवा बना, परंतु उसका चाचा रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था। उसने पद की लालसा में नारायण राव का वध करवा दिया। उसके इस कार्य से मराठा नाराज हो गए और नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा की गद्दी पर बैठा दिया। उसकी सुरक्षा और शासन संचालन के लिए नाना फडणवीस की देखरेख में एक संरक्षण परिषद का गठन किया गया। उसके बाद रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में चला गया और उसने अंग्रेजों से सहायता मांगी। वे इसके लिए ही तैयार बैठे थे। अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रथम मराठा युद्ध सन 1775 से 1782 ईस्वी के बीच हुआ, जो 7 वर्षों तक चला, किंतु नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व तथा मराठों की सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेजों को अधिक सफलता न मिल सकी। अंत में सालबाई नामक स्थान पर सन 1782 ईस्वी में दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई। इसके अनुसार नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। सन 1800 ईस्वी में फडणवीस की मृत्यु हो गई और मराठों पर आपसी संघर्ष के बाद बादल मंडराने लगे। मराठों ने वेलजली की सहायक संधि से अपने को दूर रखा था, किंतु नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद सिंधिया, होलकर तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय में प्रमुख शक्ति बनने के लिए आपस में संघर्ष प्रारंभ हो गया। होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा सिंधिया की सेनाओं को पराजित कर दिया और पूना पर अधिकार कर लिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भागकर अंग्रेजों की शरण ली। अंग्रेजों ने सहर्ष पेशवा की सहायता करना स्वीकार किया। सहायता देने के पूर्व अंग्रेजों ने उसे सहायक संधि स्वीकार करने को बाध्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप पेशवा का एकाधिकार समाप्त हो गया। परंतु भोसले तथा सिंधिया को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने लॉर्ड वेलजली के विरुद्ध द्वितीय मराठा युद्ध यानी कि 1803 ईस्वी की घोषणा कर दी, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई और अंग्रेजों ने उन्हें अपमानजनक संधियां करने के लिए विवश कर दिया। सिंधिया को अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जन गांव की तथा संधि तथा भोसले को अंग्रेजों के साथ देवगांव की संधि करनी पड़ी। संधि के तहत दोनों मराठा सरदारों को अपने राज्य का काफी हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा और उन्होंने अपने अपने राज्य में अंग्रेज रेजिमेंट रखना स्वीकार कर लिया। ये सब संधियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये आपके एग्जाम में आ सकती हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। यद्यपि मराठों की शक्ति कमजोर हो गई थी, फिर भी वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए संयुक्त मोर्चा बनाने को तैयार थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पूना स्थित अंग्रेज रेजिमेंट तथा नागपुर स्थित रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया। यह मराठों एवं अंग्रेजों के बीच का अंतिम युद्ध था, जो तृतीय मराठा युद्ध यानी कि 1817 नाम से प्रसिद्ध था। इस युद्ध में मराठों की सम्मिलित सेना अंग्रेजी सेना से हार गई।
सिंधिया और होलकर के अधीन राजपूताना राज्य अंग्रेजी राज्य के अधीन हो गए। जो राज्य पूर्णतः अंग्रेजी शासन के अंतर्गत नहीं थे वे भी अप्रत्यक्ष रूप से उनके नियंत्रण में थे। बाजीराव द्वितीय का पूना प्रदेश अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया और बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर कानपुर के निकट बिठूर में भेज दिया। ठीक है। उसके बाद डलहौजी की विलय नीति आई और ये फोटोग्राफ में देख सकते हैं, ये नाना साहब हैं। ठीक है। तो डलहौजी की विलय नीति में क्या थी? सहायक संधि नीति द्वारा जिस तरह वेलजली ने भारत के अनेक राजाओं को अपने नियंत्रण में कर लिया था, उसी प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने भी राज्यों को हड़पने की एक नीति अपनाई। इस नीति के अंतर्गत उसने यह नियम घोषित किया कि भारत के जिन जिन राजाओं को कोई पुत्र न हो वे अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी को गोद में नहीं ले सकते, माने गोद नहीं ले सकते, उत्तराधिकारी अपना नहीं बना सकते। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार प्रत्येक संतानहीन व्यक्ति को गोद लेने का अधिकार प्राप्त है, किंतु डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य के अधीन किसी संतानहीन भारतीय नरेश को गोद लेने का अधिकार निषेध कर दिया, यानी कि बैन कर दिया। इसके फलस्वरूप हुआ क्या कि इस नीति के अंतर्गत सतारा, नागपुर, उदयपुर, जैतपुर, बघाट, संबलपुर, झांसी के राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने भी यह नीति अपनाई कि भारतीय नरेशों को दी जाने वाली पेंशन तथा उपाधियों से भी वंचित कर दिया जाए। कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा तथा नाना साहब की पेंशन और उपाधियां समाप्त कर दी गई। ठीक है। और उसके बाद दी गई तालिका में अन्य भारतीय शासकों के साथ अंग्रेजों से हुए युद्धों तथा उसके परिणामों के बारे में आगे भी कुछ युद्ध और परिणाम उसको बताया गया है, उसको हम लोग देखेंगे और जानेंगे। अंग्रेजों का अवध और बनारस, रुहेलखंड तथा पिंडारियों से भी युद्ध हुआ। पहला युद्ध हुआ अवध में 1856 ईस्वी में। इसमें लॉर्ड डलहौजी तथा नवाब वाजिद अली शाह के बीच हुआ, जिसमें नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन एवं अकर्मण्यता का आरोप लगाया गया और परिणाम क्या हुआ कि अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और उसमें 2 संधि की गई। एक फैजाबाद की संधि हुई जो अंग्रेजों को 22.5 लाख रुपए के रूप में दिए गए और दूसरा नवाब को कलकत्ता में नजरबंद कर दिया गया, उसे जीवन निर्वाह के लिए 12 लाख रुपए सालाना पेंशन दी गई। ठीक है। फिर उसके बाद रुहेलखंड में 1773 ईस्वी में युद्ध हुआ जो कि वारेन हेस्टिंग तथा रुहेल सरदार हाफिज रहमत खां के बीच हुआ। इसमें हुआ क्या कि रुहेला सरदार द्वारा अवध के नवाब को 40 लाख देने से मना कर देने का आरोप लगाया गया। उसके परिणाम क्या हुआ कि हाफिज रहमत खां मारे गए और रुहेलखंड के अधिकांश भाग को अवध राज्य में मिलाना और शेष भाग को रामपुर की रियासत स्थापित होने का कर दिया गया। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट युद्ध होता है कि बनारस का 1780 में बनारस में युद्ध होता है। यह वारेन हेस्टिंग्स और राजा चेत सिंह के बीच होता है। आरोप क्या लगाया गया कि अंग्रेजों द्वारा फैजाबाद संधि को तोड़ना तथा अधिक धन, घुड़सवार तथा बंदूकची की मांग मना करने पर चेत सिंह को 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। परिणाम क्या हुआ कि दोनों के बीच संघर्ष हुआ और हेस्टिंग द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया गया, जो कि मतलब कि हेस्टिंग राजा चेत सिंह हार गए और चेत सिंह के भतीजे को राजा बनाया गया और 22.5 लाख रुपए की वार्षिक कर को बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया। ठीक है। फिर उसके बाद पिंडारियों से युद्ध हुआ। पिंडारियों से युद्ध 1816 से 1818 के बीच चला हुआ और इसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स और पिंडारियों के अमीर खां, करीम खां, वासिर मोहम्मद तथा चीतू के बीच युद्ध हुआ। और पिंडारी जो थे छापामार युद्ध नीति करते, तो ये छापामार युद्ध नीति से परेशान होकर अंग्रेजों ने इनसे युद्ध किया जिसमें बहुत से पिंडारी मारे गए। अमीर खान ने अंग्रेजों से शरण ली और उसे टोंक की जागीर प्रदान की और करीम खान ने भी अंग्रेजों से शरण ली और उसे गोरखपुर जिले में गौस की जागीर मिल गई। ठीक है। यही परिणाम हुआ, रिजल्ट हुआ। फिर आगे और भी युद्ध है, उनको हम लोग देखते हैं। फिर अंग्रेजों का नेपाल तथा बर्मा, म्यांमार से भी युद्ध हुआ। पहला नेपाल से युद्ध 1814 से 1816 के बीच हुआ। इसमें लॉर्ड हेस्टिंग तथा गोरखा रेजिमेंट के बीच हुआ। हुआ क्या कि सन 1814 में गोरखों द्वारा अंग्रेजों के अधीन बस्ती जिले के निकट शिवराज और बुटवल क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया। उसके परिणाम स्वरूप अंत में गोरखे पराजित हुए और 2 संधि हुई। पहला हुआ सिगौली की संधि 1816 में, जो कि अंग्रेजों को कुमायूं, गढ़वाल क्षेत्र, हिमालय पर्वत का तराई क्षेत्रों तक मिलना हुआ। दूसरा गोरखों द्वारा सिक्किम पर अधिकार छोड़ने का संधि हुआ और नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अंग्रेज रेजिमेंट बनाने की भी बात हुई। ठीक है। उसके बाद बर्मा का युद्ध हुआ और बर्मा का 2 युद्ध हुआ। प्रथम युद्ध हुआ 1824 से 1826 के बीच में, ये लॉर्ड एमहर्स्ट तथा बर्मा के बीच हुआ।
बर्मा द्वारा अंग्रेजों से चटगांव, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा कासिम बाजार क्षेत्र की मांग की गई, लेकिन अंग्रेजों की विजय यंगून पर अधिकार हो गई। यंगून पर अधिकार हो गया, अंग्रेजों ने विजय कर ली और परिणाम स्वरूप 1826 में यांडबू की संधि की गई। अंग्रेजों को अराकान तथा तनिसराम के प्रदेश प्राप्त हुए और मणिपुर को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया और बर्मा और अंग्रेजों के मध्य व्यापारिक समझौता हुआ। फिर द्वितीय युद्ध हुआ, बर्मा का द्वितीय युद्ध हुआ सन 1852 ईस्वी में और लॉर्ड डलहौजी ये भी और बर्मा के बीच में हुआ और अंग्रेज व्यापारी सरकार के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, यह आरोप लगाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बर्मा पराजित हुआ और फिर संधि हुई। मर्तमान और यंगून का अंग्रेजों को अधिकार मिल गया और बर्मा का समूची दक्षिणी भाग अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। फिर अंग्रेजों का अफगान, सिंध तथा सिखों से युद्ध हुआ। अफगान युद्ध 1839 से 1842 के बीच हुआ। यह लॉर्ड ऑकलैंड तथा अफगानों के बीच हुआ और अंग्रेजों को रूसी आक्रमण का भय था क्योंकि रूस एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था, जिससे परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को भारी क्षति हुई और शाह शुजा, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच एक त्रिपक्षीय संधि हुई। इसमें शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी पर बिठाना तय हुआ। फिर सिंध के युद्ध हुआ सन 1843 ईस्वी में। यह लॉर्ड एलनबरो तथा सिंध के शासक के बीच में हुआ और अंग्रेजों द्वारा सिंध को प्रांत को अपने राज्य में मिलाने पर यह युद्ध का कारण था और सिंध के अमीर पराजित हुए। परिणाम स्वरूप सिंध प्रांत को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। ठीक है। फिर उसके बाद प्रथम सिख युद्ध हुआ। प्रथम सिख युद्ध आपका लॉर्ड हॉर्डिंग्स तथा सिख के बीच हुआ, यानी सन 1845 से 1846 ईस्वी के बीच हुआ और सिख सेना ने सतलज नदी पार करके अंग्रेजी राज्य पर आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप सिख सेना पराजित हो गई और लाहौर की संधि हुई 1846 ईस्वी में। जालंधर तथा सतलज और व्यास नदियों को दोआब को राज्य में मिला लिया गया। युद्ध के हर्जाने के रूप में सिखों को 1.5 करोड़ रुपए देना पड़ा और इस धनराशि को न देने के कारण पंजाब राज्य का जम्मू कश्मीर भाग गुलाब सिंह को बेचना पड़ गया। उसके बाद द्वितीय सिख युद्ध हुआ जो कि सन 1848 से 1849 के बीच में हुआ। यह भी लॉर्ड डलहौजी तथा सिखों के बीच हुआ और अंग्रेजों द्वारा सिखों के मुल्तान के दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया। परिणाम स्वरूप सिख सेना फिर से पराजित हो गई और अंग्रेजों का 1849 ईस्वी में पंजाब पर पूर्ण अधिकार हो गया। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने सारे समुदायों से युद्ध किया और धीरे धीरे पूरे भारत पर, समूचे भारत पर ही इन्होंने अधिकार। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है कि अंग्रेजों की सफलता के कारण क्या थे। तो मेन कारण क्या थे कि भारत में अंग्रेजों की सफलता में अनेक कारण सहायक सिद्ध हुए। पहला क्या कि भारत में अंग्रेजों की विजय बंगाल से प्रारंभ हुई और बंगाल एक अत्यंत उपजाऊ भूभाग था। वहाँ से शासन स्थापित हो जाने से उन्हें राजस्व का लाभ तो मिला ही, साथ ही उनका व्यापार भी बढ़ा और अंग्रेज कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। दूसरा क्या हुआ कि अंग्रेजों की सैन्य शक्ति बहुत ही उन्नत थी। उनके सैनिक अपेक्षाकृत अधिक कुशल एवं प्रशिक्षित थे। उनके पास शस्त्र न केवल प्रचुर मात्रा में थे बल्कि वे उच्च तकनीकी पर भी आधारित थे। ठीक है। उनके पास जहाजी बेड़ा था लेकिन भारतीयों के पास इसका अभाव था। ये जहाजी बेड़े इंग्लैंड से आते थे, इसके कारण उनके पास रसद एवं सैनिकों का कभी अभाव नहीं रहता था। ठीक है। और क्या रीजन थे कि अंग्रेज अधिकारी कूटनीति का सहारा लेकर भारत में शासन करते रहे, जैसे वेलेजली की सहायक संधि नीति व डलहौजी की विलय नीति। उन्होंने फूट डालो और राज करो की कूटनीति भी अपनाई। और नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में एक कुशल नेतृत्व का अभाव था और राजा आपस में ही लड़ते रहते थे, जिसका फायदा उन्होंने अंग्रेजों ने उठाया और भरपूर भारत को लूटा और भारत में फूट डालो राज करो की नीति अपनाई और पूरे संपूर्ण भारत पर उन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है। अब हम लोग इस पार्ट में जो भी इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको हम लोग देखते हैं एक नज़र में, और यह हमारा लास्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है और आपके एग्जाम में बहुविकल्पीय आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि विलय नीति का संबंध है किससे? नाना साहब से, टीपू सुल्तान से, डलहौजी से या हैदर अली से? तो विलय नीति किसने लाया था? तो विलय नीति लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। दूसरा क्वेश्चन है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को पराजित किया था, किसने पराजित किया था? अहमद शाह अब्दाली ने, नादिर शाह ने, शाह शुजा ने या जमाल खान ने? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ ने, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम की संधि किस सन में की थी? तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम की संधि सन
1792 ईस्वी में की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम मराठा युद्ध के बारे में लिखिए। तो प्रथम मराठा युद्ध के बारे में किसके किनके विजय? तो प्रथम मराठा युद्ध आपका अंग्रेजों और नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व में हुआ था और यह युद्ध लगभग 7 वर्षों तक चला था और इस युद्ध में अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा सफलता ना मिली और परिणाम स्वरूप सालबाई की संधि हुई और दोनों पक्षों के में सालबाई की संधि सन 1782 ईस्वी में हुई और वो ये यहीं तक ये प्रथम मराठा युद्ध सालबाई की संधि पे जाके रुक गया। दूसरा क्वेश्चन है कि सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि क्या होती थी, क्या है? तो सहायक संधि उसी को कहते हैं कि राजाओं पर दबाव डालकर संधियाँ करवाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा कि वह अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाए और उसके बदले में अंग्रेजी राज्य की अधीनता स्वीकार करे और आंतरिक सुरक्षा और बाह्य शक्ति सुरक्षा करने का दायित्व अंग्रेज अपने ऊपर लेते थे और परिणाम स्वरूप उनसे बदले में धन दौलत और बहुत सब कुछ राज्य में लेते हिस्सा मांगते थे सहायक संधि में। ठीक है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति क्या थी? इस नीति के क्या उद्देश्य थे? तो लॉर्ड डलहौजी के राज्य के हड़पने की नीति थी विलय नीति थी और वह डलहौजी चाहता था कि विलय नीति के तहत धीरे धीरे पूरे संपूर्ण भारत को अपने अधीन कर लिया जाए और उसकी नीति के में और उसके साथ ही साथ एक और नीति थी कि जिन राज्यों के पास जिन राजाओं के पास कोई संतान नहीं था तो गोद लेने की नीति उसने समाप्त कर दी और इसी के फलस्वरूप उसने राज्य हड़पने की भी नीति अपनाई और जिसमें सतारा, नागपुर, झांसी आदि सारी जगहों को उन्होंने विलय नीति के तहत मिला लिया, गोद वाली नीति के तहत मिला लिया और राज्य हड़पने की नीति को करते हुए इन्होंने यह अंग्रेजों के लिए नीति बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई, लॉर्ड डलहौजी की नीति। और इस नीति के परिणाम से पूरे भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया और इसका यही उद्देश्य था कि पूरे भारत वर्ष में ही ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करना और उसमें राज्य करना, अपना राज्य चलाना। तो इस तरह ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।